नमस्कार प्यारे साथियों, मैं के आर जाट हेमिस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले दो वीडियो में संविधान सभा और संविधान के स्रोतों के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी, और आज अपन जो संविधान के जो मूल अधिकार हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपन संविधान के मूल अधिकारों के बारे में बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकारों, याद रखना, स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। बताना है कौन से अनुच्छेद में। पूछ रहा है स्वतंत्रता के अधिकार, याद रखना, स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख पूछ रहा है अपने से, तो कौन से अनुच्छेद के तहत हैं। तो अपने पास ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 23 से 24 तक और अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो अपने को बताना है राइट आंसर कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। याद रखना, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो संविधान में मूल अधिकार हैं, ये मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में हैं। याद रखना, भाग 3 में वर्णित हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। और याद रखना, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जी हाँ, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में, अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में नागरिकों को संविधान ने 7 अधिकार दे रखे थे। कितने अधिकार दे रखे थे? 7 अधिकार दे रखे थे। लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार ही हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार ही हैं। जो संपत्ति का जो अधिकार था वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया और अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया। जी हाँ, याद रखना, संपत्ति का जो अधिकार था उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में समाप्त करके उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया, और कानूनी अधिकार बना करके उसे कौन से अनुच्छेद में जोड़ दिया? अनुच्छेद 300 क में। आपको ये सारी बातें नोट्स बनाते समय या क्वेश्चन ये सोल्व करते समय इनको लिखनी है। और साथ ही अपन डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो अभी अपन ने चर्चा की अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की। जी हाँ, याद रखना, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की जो बात की अपन ने, इसमें है समानता का अधिकार। जी हाँ, याद रखना, इसमें है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। फिर अगर बात करें अपन कि 19 से 22 तक, तो याद रखना 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, याद रखना, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। और प्रश्न में पूछा था स्वतंत्रता का अधिकार, तो याद रखना राइट आंसर क्या था? अनुच्छेद 19। अगर अपन बात करें अनुच्छेद 23 और 24 की, तो याद रखना अनुच्छेद 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। याद रखना, इसमें है 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे अनुच्छेद 23 और 24 में। और अगर बात करें अपन अनुच्छेद 25 से 28 तक की बात करें, तो याद रखना 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता। जी हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे 25 से 28 तक। इसके अलावा अगर बात करें अपन अनुच्छेद 29 और 30 की, याद रखना अनुच्छेद 29 और 30 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 29 और 30 में है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। याद रखना, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और एक इम्पोर्टेंट मूल अधिकार और है अपने पास में अनुच्छेद 32 में, याद रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके बारे में अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। जी हाँ, याद रखना, भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद के बारे में क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। इस प्रकार ये मूल जो अधिकार हैं वो वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। और मूल संविधान में कितने थे? 7 दे रखे थे। किस अधिकार को हटा दिया? तो याद रखना, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन में हटा करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया और अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया। अनुच्छेद 300 क में उसे जोड़ दिया।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, याद रखना अगला क्वेश्चन है अपने पास में, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। याद रखना, नहीं करेगा। संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा संभव होगा? जी हाँ, एक बार मैं प्रश्न बोल देता हूँ आपको। तो याद रखना, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, याद रखना, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा संभव है? तो अपने पास ऑप्शन है अनुच्छेद 14। जी हाँ, याद रखना अनुच्छेद 14। ठीक है, अपने पास है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17। इनमें से अपने को बताना है कि अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 में से वह कौन सा अनुच्छेद है जो भेदभाव का विरोध करता है। तो याद रखना अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में वर्णित है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। याद रखना ये सब लिखा हुआ है अनुच्छेद 15 1 में। याद रखना अनुच्छेद 15 का जो 1 है उसमें लिखा हुआ है कि राज्य किसी के साथ में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर अपन बात करें कि अनुच्छेद जो 15 है इसका जो 2 है, याद रखना अनुच्छेद 15 2 में क्या लिख रखा है कि राज्य में स्थित सभी प्रकार की जो सार्वजनिक संस्थाएं सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। जी हाँ, याद रखना कि राज्य में स्थित सभी प्रकार की जो भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं वो सभी के लिए समान रूप से क्या होंगी? उपयोगी होगी। किसी धर्म विशेष के लिए या किसी जाति विशेष या किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होगी। अगर इसके अलावा अगर अपन थोड़ी सी और डिटेल में अगर बात करें कि अनुच्छेद 15 का जो 3 है उसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्य महिला और बच्चों के लिए क्या करेगा? विशेष प्रावधान करेगा। याद रखना महिला और बच्चों के लिए, महिला और बच्चों के लिए राज्य क्या करेगा? विशेष प्रावधान करेगा। जी हाँ, याद रखना महिला और बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगा। और अगर बात करें अनुच्छेद 15 अगर 4 की भी अगर बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे, तो याद रखना कि जो पहला संविधान संशोधन था, याद रखना संविधान संशोधन नंबर 1, ठीक है, उसमें इस अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा गया था, जिसमें ये दे रखा था कि राज्य चाहे वो कोई कैंडिडेट एससी का हो, चाहे वो एसटी का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, याद रखना एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करेगा। याद रखना अनुच्छेद 15(4) में वर्णित है, जो पहला संविधान संशोधन था उसी में जोड़ा गया था कि एसटी, एससी और जो विशेष पिछड़े वर्ग जो हैं, ओबीसी वर्ग हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान करेगा कौन? राज्य। जैसे शिक्षण संस्थाओं में क्या देगा? उन्हें आरक्षण देगा। याद रखना एसटी, एससी और ओबीसी को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देगा। ठीक है, अब आरक्षण देने का आधार क्या होगा? जो शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण मिलेगा उस आरक्षण का आधार क्या होगा? तो याद रखना उसका आधार होगा सामाजिक। उसका आधार क्या होगा? सामाजिक और शैक्षणिक। याद रखना सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन। याद रखना जो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिलेगा एसटी, एससी, ओबीसी को अनुच्छेद 15(4) के तहत, वो मिलेगा सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर। कई बार पूछ लेता है कि राज्य ने जो शिक्षा में व्यवस्था की है आरक्षण की एसटी, एससी, ओबीसी के लिए, उसका आधार क्या है? तो याद रखना उसका आधार आपसे पूछ लेगा सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर। अगर यहीं पे अपन और बात कर लेते हैं अनुच्छेद 15 अगर 5 की अगर बात करते हैं अपन, तो याद रखना ये 5वां कब जोड़ा गया था? याद रखना ये 93वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 2006 में। 93वां संविधान संशोधन हुआ था 2006 में। तो उसमें जोड़ा गया कि राज्य उच्च तकनीकी, याद रखना उच्च व तकनीकी शिक्षा में एसटी, एससी और ओबीसी, याद रखना एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण देगा। दोबारा बोल रहा हूँ, अनुच्छेद 15(5) में जो 93वां संविधान संशोधन 2006 में जोड़ा गया था उसमें कहा गया था कि राज्य उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा में भी एसटी, एससी व पिछड़े वर्ग को क्या देगा? आरक्षण देगा। और इसी के साथ अगर बात करें अनुच्छेद 15 अगर 6 की भी बात कर लेते हैं साथ में, तो याद रखना ये जोड़ा गया था
103वां जो संविधान संशोधन हुआ था अपने 2019 में, याद रखना 103वां संविधान संशोधन जो हुआ था, अभी ये तो लेटेस्ट मामला है 2019 का, तो उसमें एक आरक्षण व्यवस्था की गई थी ईडब्ल्यूएस के लिए, याद रखना ईडब्ल्यूएस के लिए। तो राज्य ने ईडब्ल्यूएस को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में कितना % आरक्षण दिया था? 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया था अनुच्छेद 15(6) के तहत, याद रखना अनुच्छेद 15(6) के तहत ईडब्ल्यूएस को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर शिक्षण संस्थानों में 10% की छूट दी गई थी। और इसका प्रावधान अभी हाल ही में 2019 में जो 103वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें किया गया था। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको नोट करना है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारत में आरक्षण कितने प्रकार का है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपन बहुत बार आरक्षण की चर्चा करते हैं, बहुत बार आरक्षण के बारे में सुनते भी हैं। तो अपने को बताना है कि भारत में जो आरक्षण है वो कितने प्रकार का है। अपने पास ऑप्शन में है 1, 2, 3 और 4, याद रखना 1, 2 और 3, 4। तो अपने को बताना है कि आरक्षण की जो व्यवस्था है, आरक्षण कितने प्रकार का है। तो याद रखना आरक्षण है 3 प्रकार का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार का, याद रखना। अब 3 प्रकार का जो आरक्षण है, अगर इसकी बात करते हैं अपन 3 प्रकार का, तो 3 प्रकार कौन कौन सा है तो आप नोट कर सकते हो इसको। पहला आरक्षण तो है, ये पहले प्रकार का जो आरक्षण है वो है शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, याद रखना शिक्षण संस्थाओं में, याद रखना शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण है। और जो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण है इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 15(4) में। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई ST SC OBC के लिए वो अनुच्छेद 4 में है। तो एक तो ये प्रकार हो गया आरक्षण का। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है, ये पहला था, दूसरा जो प्रकार है ये है सरकारी नौकरियों में, याद रखना सरकारी नौकरियों में, याद रखना सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है, ये आरक्षण की व्यवस्था जो है, जो याद रखना संविधान के अनुच्छेद 16(4) में वर्णित है, याद रखना 16(4) में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है। और अगर बात करें अपन तीसरे प्रकार की, तो याद रखना तीसरा प्रकार है राजनीतिक आरक्षण, याद रखना राजनीतिक आरक्षण है। अब राजनीतिक आरक्षण में अगर बात करें अपन तो याद रखना एक तो है लोकसभा में, ठीक है, और एक है विधानसभा में, याद रखना विधानसभा में। तो याद रखना लोकसभा में अगर बात करें जो आरक्षण की व्यवस्था है ये अनुच्छेद 330 में वर्णित है। और अगर विधानसभा की बात करें तो ये 332 में वर्णित है। याद रखना लोकसभा में ST SC OBC को जो आरक्षण है वो अनुच्छेद 330 के तहत है, और विधानसभा में ST SC और OBC को जो आरक्षण है वो अनुच्छेद 332 के अंदर वर्णित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया? याद रखना भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया है? याद रखना अपने पास ऑप्शन में है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, बात करते हैं अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 19। मानिए अपने पास है अनुच्छेद 17 भी है, अनुच्छेद 18 भी है और अनुच्छेद 16 भी है। 16 है, 17 है, 18 है और 19। इनमें से अपने को बताना है कि संविधान के मतलब वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत उपाधियों का क्या कर दिया गया है? अंत कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। जी हाँ, याद रखना अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। लेकिन साथ ही अनुच्छेद 18 जो 1 है, अनुच्छेद 18 का जो 1 है उसमें यह वर्णन किया गया है कि शिक्षा और सेना के अलावा उपाधियां नहीं दी जा सकती। याद रखना एक तो है अपने शिक्षा, एक तो शिक्षा और एक है सेना, ठीक है, इनके अलावा उपाधियां नहीं दी जा सकती। इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 18 के 1 में, अनुच्छेद 18 के 1 में। अगर बात करें अपन अनुच्छेद 18 के 2 में, याद रखना अनुच्छेद 18 2 में क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है किसी भारतीय नागरिक को, याद रखना किसी भी भारतीय नागरिक को अगर विदेशी उपाधि धारण करनी है, किसी भी विदेशी नागरिक को अगर किसी भारतीय नागरिक को अगर विदेशी उपाधि धारण करनी है तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। याद रखना विदेशी उपाधि की बात कर रहे हैं अपन, विदेशी
उपाधि की बात कर रहे हैं अपन, तो याद रखना अगर कोई भारतीय नागरिक है और विदेश से अगर कोई उपाधि धारण कर रहे हैं तो याद रखना भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। ऐसा संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 18(2) में, 18(2) में ऐसा लिखा हुआ है। इन सब चीज़ों को आपको नोट करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955 में संशोधन कब किया गया? जी हाँ, अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955 में जो संशोधन किया गया था वो कब किया गया था? याद रखना। सबसे पहले तो अगर बात करते हैं अस्पृश्यता, ठीक है, अगर बात करें अस्पृश्यता की तो अस्पृश्यता कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखना अस्पृश्यता मानी छुआछूत के बारे में अगर बात करें तो अनुच्छेद 17 में वर्णित है। याद रखना संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17 में वर्णित है, अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अगर बात करें कि अगर फुल डिटेल की बात करते हैं अपन अस्पृश्यता की, ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए, तो पहला अस्पृश्यता जो निवारक अधिनियम था, पहला अस्पृश्यता निवारक जो अधिनियम था ये कब बना था? 1955 में बना था। प्रश्न में पूछा इसमें संशोधन कब किया गया? तो याद रखना ये जो पहला जो अस्पृश्यता निवारक अधिनियम जो बना था 1955 में, इसमें अगर संशोधन की बात करें तो संशोधन कब हुआ था? तो याद रखना इसमें संशोधन हुआ था 1976 में। याद रखना कब हुआ था? 1976 में। इसमें पहला जो संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1976 में। और 1976 में जो संशोधन हुआ था तो इसका नाम जो था 1976 में संशोधन करके इसका नाम क्या रखा गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। जी हाँ, इसका नाम क्या था? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। और याद रखना इसमें भी एक परिवर्तन हुआ, ठीक है, 1976 था अधिनियम, इसमें भी क्या हुआ? एक संशोधन किया गया। याद रखना इसमें भी एक क्या किया गया? संशोधन किया गया। कब? 1989। याद रखना 1989 में एक संशोधन किया गया, ठीक है, और इसका नाम बदल दिया, ठीक है, इसका नाम रख दिया गया ST/SC अत्याचार निवारक अधिनियम। जी हाँ, याद रखना ST/SC अत्याचार निवारक अधिनियम, ठीक है, ST/SC अत्याचार निवारक अधिनियम। याद रखना इसका नाम बदल दिया गया। कब की बात है ये? 1989 की बात है, ठीक है। सन 2018 में एक विवाद आया था, SK महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद। याद रखना 2018 की बात करें अपन तो SK महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य एक वाद आया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में मानी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर चुनौती दी गई, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2018 में ये फैसला दिया कि इसे ढंग से लागू किया जाए। याद रखना जो ये अस्पृश्यता निवारक अधिनियम है तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि इसको लागू क्या किया जाए? ढंग से किया जाए। अब आप कहोगे ढंग से लागू कैसे किया जाए? तो बात करते हैं कि ये जो चुनौती दी गई थी उस चुनौती में यह था, चुनौती से पहले कि पहले अगर कोई ST/SC का कोई कैंडिडेट है और अगर किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति ने उन्हें अगर अपशब्द अगर कह दिए तो ST/SC या निम्न वर्ग का व्यक्ति थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। अब थाने वाले क्या करते थे कि बिना जांच किए पहले व्यक्ति को क्या करेंगे? लाके जेल में बंद करेंगे और उसके बाद उसकी जांच शुरू होगी। तो इसे को चुनौती दी गई सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये तरीका गलत है, इसको ढंग से लागू किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पहले जांच की जाए, उसके बाद में दोषी व्यक्ति को जेल में बंद किया जाए, ठीक है। अब इसका विरोध किया ST/SC वालों ने, ठीक है। हालांकि मैं किसी जाति धर्म के बारे में ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं एक्चुअल बता रहा हूँ कि हुआ क्या था उस समय। इसलिए कोई अगर ऐसे मैं ST/SC के बारे में अगर कुछ बोल भी रहा हूँ तो उसको दिल पे ना ले, मेरा काम है समझाना। तो याद रखना उसमें यह हुआ था कि अगर आपको याद हो तो कि 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद रहा था। अगर आपको कुछ याद हो तो कि 2 अप्रैल 2000 अगर बात करें 18 की तो भारत बंद रहा था। क्यों? ST/SC के लोगों ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। जब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पहले जांच करो उसके बाद में व्यक्ति को जेल में डालो, इसका विरोध किया था ST/SC वालों ने और 2 अप्रैल 2018 को भारत भी क्या रखा था? बंद रखा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1976 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूल संविधान में नागरिकों कितने स्वतंत्रता के अधिकार, याद रखना स्वतंत्रता के अधिकार पूछा है अगले ने। ठीक है, मूल संविधान में नागरिकों कितने स्वतंत्रता के अधिकार के द्वारा कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है, याद रखना स्वतंत्रता के अधिकार के द्वारा कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है, ये पूछ रहा है अगला। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन है इसके, ऑप्शन है अपने पास 5, 6, 7 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से बताना है अपने को। ठीक है, जी हाँ, इनमें से बताना है कि मूल संविधान में नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता के अधिकार के द्वारा, याद रखना स्वतंत्रता के अधिकार के द्वारा कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। तो याद रखना कि मूल जो संविधान था, मूल संविधान में याद रखना अगर बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान में अपने को कितनी स्वतंत्रताएं थी, याद रखना 7 थी। ठीक है, कितने अधिकार दिए गए थे अपने को, 7 दिए गए थे। लेकिन याद रखना एक 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इसमें जो संपत्ति का अधिकार था, याद रखना संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया, उसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, अनुच्छेद 300 और कैम में जोड़ दिया गया था। याद रखना अनुच्छेद कौन से में जोड़ दिया गया था, 300 कैम में जोड़ दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। मूल संविधान में कितने थे, 7। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस आधार, याद रखना किस आधार विचार एवं अभिव्यक्ति, याद रखना प्रश्न है किस आधार पर, याद रखना यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, टाइप में मिस्टेक है यहाँ पे, तो यहाँ आप पर शब्द पढ़ सकते हो, किस आधार पर, याद रखना किस आधार पर विचार एवं अभिव्यक्ति की, याद रखना विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। याद रखना प्रतिबंध लगाया जा सकता है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दोबारा बोल रहा हूँ, किस आधार पर, आधार पूछ रहा है अगला कि जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो अपने पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नैतिकता की स्थापना, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में न्यायालय की अवमानना, तीसरा ऑप्शन है अपने पास में भारत की एकता एवं संप्रभुता, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताना है आपको कि किस आधार पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पहला ऑप्शन था अपने पास नैतिकता की स्थापना, दूसरा न्यायालय की अवमानना, तीसरा भारत की एकता एवं संप्रभुता, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि अनुच्छेद 19 का जो 1 है, याद रखना अनुच्छेद 19 का जो 1 है उसका भी पहला जो है ए है, उसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत, याद रखना निम्न में से कौन से अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति के एक अपराध के लिए, याद रखना एक अपराध के लिए दोहरे दंड को निषेध किया गया है। याद रखना पर्सन ये कहना चाह रहा है अगर कोई व्यक्ति एक अपराध करे तो उसको 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती, अर्थात याद रखना कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोहरे दंड को निषेध किया गया है। किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि एक ही अपराध के लिए एक ही सज़ा दी जाएगी। तो अपने पास ऑप्शन है अनुच्छेद 19, इसके अलावा है अपने पास में अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। इनमें से अपने को बताना है कि कौन सा आंसर राइट है। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है कि एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दी जाएगी। इसके अलावा अनुच्छेद 20 में 3 प्रावधान और किए गए हैं। याद रखना अनुच्छेद 20 में 3 प्रावधान किए गए हैं, जिसमें पहला प्रावधान क्या है, याद रखना अनुच्छेद 20 का जो पहला है, अनुच्छेद 20 का पहला जो है उसमें बता रखा है कि जिस समय या जिस परिस्थिति में अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, जिस समय या परिस्थिति में व्यक्ति ने अपराध किया है, तो याद रखना उसी समय या उसी परिस्थिति के कानून के तहत उसे दंडित किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले अगर कोई अपराध किया था तो 10 साल पहले उस अपराध की क्या सज़ा थी, उसी के आधार पर आज उसे सज़ा दी जाएगी। यानी भविष्य में उसे जब जिस सज़ा दी जाएगी तो याद रखना उसी आधार पर दी जाएगी जिस समय उसने
अपराध क्या था और उस अपराध के लिए उस समय क्या कानून था, उसी कानून के तहत उसे सज़ा दी जाएगी। ये अनुच्छेद 20 के पहले में लिखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 20 का जो दूसरा है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक ही अपराध के लिए एक ही सज़ा का प्रावधान है, अर्थात एक अपराध के लिए दोहरी सज़ा का प्रावधान नहीं है। और अनुच्छेद 20 का जो 3 है, याद रखना, अनुच्छेद 20 का जो 3 है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जी हाँ, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1978 में मेनका गांधी वाद का संबंध किससे था? याद रखना, 1978 में एक वाद आया था, मेनका गांधी वाद। ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो अपने पास ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, दूसरा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है अपने पास में शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा ऑप्शन अपने पास में है शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। याद रखना, 1978 में जो मेनका गांधी वाद आया था इसका संबंध किससे था? तो अपने पास 4 ऑप्शन थे। पहला शिक्षा का अधिकार, ठीक है, दूसरा था अपने पास में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार। याद रखना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। थोड़ा सा इसको एक बार डिटेल में बात करेंगे कि जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये कौन से अनुच्छेद में है? तो याद रखना, अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है। जी हाँ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है। याद रखना, इसका मतलब ये होता है कि जीवन जीने का अधिकार। याद रखना, जीवन जीने का अधिकार। 1978 में मेनका गांधी मामले में विदेश जाने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। याद रखना, विदेश जाने, तो विदेश आना जाना ये भी तो क्या है, जीवन जीने के लिए आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में आ भी सकता है, जा भी सकता है। ये जीवन जीने की मतलब एक आवश्यक तत्व माना गया है कि व्यक्ति कहीं पे भी दूसरे देशों में आ सकता है, जा सकता है। इसलिए याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एक बार RS 2019 के अंदर ये प्रश्न आया था कि विदेश जाने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? याद रखना, तो उसका राइट आंसर था अनुच्छेद 21, क्योंकि ये भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत इसको भी शामिल किया गया है। और ये कब किया गया है? 1978 से, जब मेनका गांधी विवाद आया था उस मामले के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया कि जो विदेश जाने की जो स्वतंत्रता है ये भी अनुच्छेद 21 के तहत ही जोड़ी जाएगी। अगर बात करें अपन अगर आज के टाइम की, तो लगभग 60 से भी अधिक स्वतंत्रता है कि अनुच्छेद 21 के अंदर। जैसे कि अभी बात करें पर, जैसे थोड़े दिनों पहले लॉकडाउन था, लॉकडाउन में लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, तो उस समय भी सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध करवाना ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये मानव का क्या है, अधिकार है। और अगर सही समय पर ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध नहीं करवाओगे, इसका मतलब ये मानव अधिकारों का क्या होगा, हनन होगा। इसलिए याद रखना, संविधान में लगभग अनुच्छेद 21 में अगर बात करें मोटी मोटी, तो लगभग 60 से 70 अपने को क्या दे रखे हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत दे रखे हैं। बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में कब जोड़ा गया? याद रखना, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में, माने शिक्षा को मूल अधिकार कब बनाया गया? तो याद रखना, शिक्षा को मूल अधिकारों की श्रेणी में जोड़ा गया। अपने पास ऑप्शन है 72वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 76वें संविधान संशोधन द्वारा 1994 में, तीसरा है 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत, और चौथा ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन 2002। याद रखना, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में कब जोड़ा गया? तो याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन 2002 में। याद रखना, 86वां संविधान संशोधन 2 में हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। तो याद रखना, अनुच्छेद जो 21 था उस अनुच्छेद 21 में कै जोड़ा गया। याद रखना, क्या जोड़ा गया? कै जोड़ा गया, अनुच्छेद कै जोड़ा गया। जिस कै में क्या था? याद रखना, कै में ये था 21 कै के अंदर ये था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, याद रखना 6 से 14 वर्ष के बच्चे, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं
उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की स्वतंत्रता होगी। याद रखना, अनुच्छेद 21 क में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की स्वतंत्रता होगी। और ये कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गिरफ्तारी संरक्षण। याद रखना, गिरफ्तारी संरक्षण से संबंधित निवारक निरोध कौन सी सूची का विषय है? याद रखना, गिरफ्तारी संरक्षण से संबंधित निवारक निरोध कौन सी सूची का विषय है? तो अपने पास ऑप्शन है संघ सूची, अपने पास ऑप्शन है राज्य सूची, समवर्ती सूची, या इनमें से कोई नहीं। तो अपने को इनमें से बताना है कि कौन सी सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, समवर्ती सूची का है, या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। तो याद रखना, समवर्ती सूची में जो भी कानून बनते हैं, तो याद रखना इस सूची में कानून कौन बनाते हैं? केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य मिलकर क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। याद रखना, केंद्र और राज्य मिलकर क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं समवर्ती सूची में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाल श्रम अधिनियम कब लागू हुआ? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल श्रम अधिनियम कब लागू हुआ। अपने पास ऑप्शन है इसके 1984, 85, 88, 1984, 85, 88 और 1986। जी हाँ, याद रखना 1986 ये ऑप्शन है अपने पास में। तो इसका राइट आंसर होगा, सॉरी यहाँ पे 1886 लिखा हुआ है, अब इसका राइट आंसर होगा 1986। जी हाँ, टाइपिंग की मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1986। राइट आंसर क्या होगा? 1986। 1986 मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे 1986 ये राइट आंसर होगा इसका। याद रखना, अनुच्छेद 24 में दे रखा है बाल श्रम निषेध। याद रखना कब कौन से में दे रखा है? अनुच्छेद, याद रखना अनुच्छेद 24 में दे रखे हैं बाल श्रम निषेध, मानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने पे काम नहीं दे सकते या कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता। और बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। याद रखना, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। अंतःकरण का मतलब होता है यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करें तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 25, 26, 27। ठीक है, और अपने पास हैं अनुच्छेद 28। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि इनमें से कौन सा सही होगा। जी हाँ, बात कर लेते हैं एक बार। तो सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, याद रखना, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दी गई है। इसमें दे रखे हैं, ढंग से सुनना, ध्यान से इसको नोट भी करना है आपको, कि अनुच्छेद 25 में धार्मिक अंतःकरण की छूट दी गई है। धार्मिक अंतःकरण के अंतर्गत किस किस चीज़ की छूट दी गई है? तो देखो, नंबर 1 पे छूट दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुरूप आचरण कर सकता है। याद रखना, धर्म के अनुरूप क्या कर सकता है? आचरण कर सकता है। याद रखना, धर्म का क्या कर सकता है? पालन कर सकता है। ठीक है, धर्म का क्या कर सकता है? प्रचार कर सकता है। याद रखना, आचरण कर सकता है, पालन कर सकता है। ठीक है, और प्रचार कर सकता है। अब एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक उदाहरण बताता हूँ कि एक ने अपने जैन समुदाय के अंदर या जैन धर्म में एक प्रथा पाई जाती है। उस प्रथा का नाम है संथारा प्रथा। संथारा प्रथा। इस प्रथा में होता क्या है कि जो जैन धर्म के साधु सन्यासी लोग होते हैं ना, ये मतलब भूख प्यास से क्या कर लेते हैं? अपने प्राण त्याग देते हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में तो क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार है। तो ये क्या करते हैं? संथारा विधि से क्या करते हैं? अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ। तो ये मामला कहाँ गया? अपने राज्य उच्च न्यायालय में गया 2015 में। ठीक है, राज्य उच्च न्यायालय ने इस प्रथा पर क्या लगा दी? राज्य उच्च न्यायालय ने इस प्रथा पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। ठीक है, तो मामला कहाँ गया कि राज्य उच्च न्यायालय के निर्णय के विरोध में कहाँ गया? अब कहाँ अपील की गई? सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा
कि कोई भी व्यक्ति धर्म के अनुरूप आचरण कर सकता है। याद रखना, अनुच्छेद 25 में दे रखा है धर्म के अनुरूप, और ये जैन धर्म में क्या है, ये मान्य है। और सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुरूप आचरण कर सकता है। और याद रखना, संतारा विधि से जो मतलब जैन धर्म के साधु सन्यासी लोग अपने जो प्राण त्यागते हैं उसको गवर्नमेंट ने क्या दे दिया, मान्यता, गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी। ठीक है, आज का ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिस तरह से आप लोग प्यार दे रहे हैं उसी तरह से अपने इस प्यार को बनाए रखें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपके लिए जो भी टॉपिक है उनके बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन ला सकूं, ताकि आपको परीक्षा में कोई ना कोई सफलता हासिल जरूर हो। आज के लिए बस इतना ही।